हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप सब बढ़िया होंगे। और बहुत लंबे टाइम के बाद जो है हम ये सेशंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से अब रेगुलर इंटरवल्स के बाद आपको सेशंस मिलते रहेंगे जो भी ज़रूरी होंगे, राइट। तो आज जो हम बेसिकली एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट ऑफ 1979। देखो, ऑलरेडी हमने ये सारे एक्ट कर लिए हैं, बट देर आर सम 3 और 4 एक्ट जो कि मैंने उनके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको बताए थे, है ना। बट एग्ज़ाम में, जैसे कि इस बार भी मैंने कहा था कि एग्ज़ाम में उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अलावा जो बचा था वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसीलिए मैं ये जो 3 से 4 एक्ट हैं इनको फिर से करवा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ, ताकि मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। वैसे तो इस इन्हें एक्ट से एक ही क्वेश्चन बनता है, कभी कभी नहीं भी बनता है, बट बेसिकली एक क्वेश्चन जो है वो पूछ ही लेता है। ये जो 3-4 एक्ट है, राइट, तो उन्हीं को हम फिर से डिटेल में करेंगे। नाउ, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको इसमें से बन सकता है वो क्या है कि ये एक्ट बना कब था, है ना। तो दिस एक्ट वाज फॉर्म्ड इन और इनेक्टेड इन 1979। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कई बार जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको लग सकता है कि सर मतलब ईयर से कैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो बनता है ना, मैं बता रहा हूँ, बनता है तो क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो एक्ट आया था, कब आया था? 1979। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन, राइट। आगे, इस एक्ट में बेसिकली 7 चैप्टर है ना। इस एक्ट में कितने चैप्टर हैं? 7। अच्छा, अब इन 7 चैप्टर्स किन कौन सा चैप्टर किस पर्टिकुलर थिंग के साथ डील करता है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे कि चैप्टर 1 डील्स विद प्रीलिमिनरी, है ना। चैप्टर 2 डील करता है, चैप्टर 2 डील करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स जो कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को हायर करेंगी। अच्छा, ये बेसिकली एक्ट ये बताता है कि ऐसी कंपनीज़ जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्टर्ड है और वो अपने वर्कर्स को किसी दूसरी स्टेट में काम करने के लिए भेज रही हैं, या उनके प्रोजेक्ट किसी दूसरी स्टेट में चल रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे उन वर्कर्स को भेजा जा रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उनके लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, इन्हीं बातों के लिए ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स को रजिस्टर करने के लिए कौन से चैप्टर में ये रेगुलेशंस और सेक्शंस लिखे गए हैं? चैप्टर 2। थर्ड, चैप्टर 3 डील्स विद कॉन्ट्रैक्टर्स। हो सकता है आप एज एन एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर नहीं हो, बट आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टेब्लिश्ड हो, है ना। कि मान लो आप कॉन्ट्रैक्टर हो और अपनी अपनी वर्कफोर्स को किसी दूसरे स्टेट में किसी भी कंपनी के लिए काम करने के लिए भेजा है, देन ऑल दिस सेक्शंस विल कम अंडर चैप्टर 3। And then what are the duties and obligations of those contractors? What are the wages, welfare and other facilities provided for those interstate migrant workmen? And chapter 6 deals with inspecting staff and chapter 7 deals with miscellaneous. देखो, अब एग्जाम के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन आपको बनेगा कि ये चैप्टर डील करता है इन चीज़ों के साथ, है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से चैप्टर 6 रहने दो, चैप्टर 7 भी रहने दो, चैप्टर 1 भी रहने दो। आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है दैट इज़ चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तो ये आपको अगर ध्यान में रख लोगे आपका काम हो गया। बस आपको ये 4 चैप्टर याद रखने हैं कि ये कौन सा चैप्टर कौन से प्रोविजंस के साथ डील करता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन होगी, तो समझ जाओ कि चैप्टर 2 के साथ बात हो रही है। चैप्टर 3, कॉन्ट्रैक्टर्स भी इसमें रजिस्टर होते हैं, दैट मीन्स उनको लाइसेंस मिलता है। उसके बाद उनकी क्या ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस रहेंगी, एंड फाइनली उन वर्कमैन्स को क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कितना वेलफेयर और वेजेस मिलेगी, ये सब चीज़ें जो है वो चैप्टर 5 में डील है। तो ये आपको इसमें से ध्यान में रखना है कि कौन सा चैप्टर किसके साथ डील करता है। दिस इज़ अ सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड। आगे चलते हैं। चैप्टर 1, जैसे कि मैंने कहा, प्रीलिमिनरी। हमेशा किसी भी एक्ट में जो पहला चैप्टर होता है वो उसकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और डेफिनेशंस को डिफाइन करता है, राइट। तो वैसे ही इसी चैप्टर में ये पहली बात, ये कहाँ एप्लीकेबल है ना। ये जो एक्ट है ये कौन सी एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एप्लीकेबल है। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन काम करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 5 नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे जब आप देखते हो वहाँ पे जो वर्कर्स का नंबर है वो 10 लिखा होता है या 20 लिखा होता है या 50, है ना। बट यहाँ पे कितना लिखा है? 5। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है एग्जामिनर। और दूसरा, उस हर एक कॉन्ट्रैक्टर पे भी जो कि अगेन 5 या 5 से ज़्यादा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को हायर करता है और किसी दूसरे स्टेट में काम करने के लिए भेजता है, राइट। तो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ से ध्यान में रखना है कि दिस इज़ 5, है ना। क्लियर? तो चलें, समझ में आ गया इतना? आगे चलते हैं। नाउ, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगेन, अगर कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है, राइट, या फिर रेलवे, कंटेनमेंट बोर्ड, मेजर पोर्ट, माइन और ऑयल फील्ड, इन चीज़ों से रिलेटेड, या फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के केस में भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। देखो, बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑलरेडी
अगर आपने बाकी एक्ट देखे होंगे तो आपको यू कैन सी कि यहाँ पे ये चीज़ें कॉमन ही रहती हैं कि रेलवेज़ के केस में, माइंस के केस में, ऑयल फील्ड्स के केस में, है ना, बैंकिंग के केस में, इंश्योरेंस के केस में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, 99% टाइम्स जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और बाकी सभी के केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहती है। तो ये भी आपको एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फ्रॉम दिस स्लाइड। आगे बढ़े, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है एमसीक्यूज, विच चैप्टर डील्स विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एस्टेब्लिशमेंट्स इम्प्लाइंग इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। मान लो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया। नो यू शुड नो, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि कौन सा चैप्टर किन प्रोविजंस के साथ डील करता है, आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 1, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 मैंने बोला इनको छोड़ दो, है ना। और बीच में जो चैप्टर 2, 3, 4 और 5 इनको आपको ध्यान में रखना है। तो चैप्टर 1 तो वैसे ही निकल गया क्योंकि ये प्रीलिमिनरी चीज़ों के साथ डील करता है, उसके डेफिनेशन के साथ, तो ये तो आंसर में नहीं आएगा, है ना। अच्छा, चैप्टर 6 भी निकल गया क्योंकि मैंने कहा था कि चैप्टर 6 और 7 को भी डिलीट कर दो, यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। अब बचा चैप्टर 2 और 4। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, है ना। फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन से, जिसको कि हम लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। फिर ड्यूटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर आएगा और देन वेलफेयर और वेजेस फॉर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। तो चैप्टर 5 भी नहीं, 4 भी नहीं है, तो आंसर इज चैप्टर 2, है ना। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में क्या आता है। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? जो कि सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ही ना करे, बस बल्कि इसके अलावा, है ना, जो कि इसके अलावा मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ वैल्यू ऐड करे, है ना, बाय हिज वर्कर्स। तो उसको हम बोल देंगे कि वो एक क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम बोल देंगे कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में सब कॉन्ट्रैक्टर भी आएंगे, जिनको कि कई जगह पे खातादार, सरदार और एजेंट भी कहा जाता है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप स्किप भी कर सकते हो। हाँ, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी इसमें फैक्चुअल जाने की ज़रूरत है नहीं, और कुछ फैक्ट वैसे तो है भी नहीं इस पर, राइट। इसके अलावा कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि यूनियन, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ द्वारा कंट्रोल होती हैं बाय सेंट्रल एक्ट, है ना। तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि किसी एक सेंट्रल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होंगी, और उनको कंट्रोल कौन करेगा? यूनियन, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको हम कंट्रोल्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए चीज़। अब इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा पर्सन जो कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू हायर किया गया किसी एक स्टेट में, और उसको कहाँ काम दिया गया? अनदर स्टेट में, उसको हम बोल देंगे कि ही इज़ अ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। डेफिनेशन नाम से भी समझ में आ रहा है, तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा समझने का है नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जामिनर में एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एक्ट में जो वेजेस की डेफिनेशन है, अभी हमने पढ़ा था कि जो चैप्टर 5 है डील करता है वेजेस, वेलफेयर फैसिलिटीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़ टू दी वर्कमैन, राइट। तो ये जो वेजेस हैं इस एक्ट में जो दी जाएंगी, वो किस प्रोविजन के साथ डील है? तो वो जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936 के अंदर जो वेजेस की डेफिनेशन लिखी है, वही जो है वो इस एक्ट में भी एप्लीकेबल रहेगी। नाउ अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनने में, ये देखने में बहुत ईजी क्वेश्चन लग सकता है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट, क्लियर। नाउ आगे चलते हैं। अगर मैं अभी तक समराइज़ करूं कि अभी तक हमने क्या क्या किया, तो इफ़ आई समराइज़, सबसे पहले हमने क्या देखा कि इस एक्ट का नाम, ईयर, तो कौन से ईयर में है ये? 1979। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं वो मैं आपको समराइज़ करवा रहा हूँ, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसके चैप्टर्स, है ना। इसमें आपको सिर्फ 4 ही चैप्टर याद रखने हैं, 2, 3, 4 एंड 5, है ना। 2 मैंने कहा रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को हायर करती है ना, उनसे रिलेटेड है। दूसरा मैंने कहा लाइसेंसिंग टू कॉन्ट्रैक्टर्स, चैप्टर 3 इसके साथ डील करेगा, इन प्रोविजंस के साथ डील करेगा। देन ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ जो भी कॉन्ट्रैक्टर की हैं उनके साथ कौन सा चैप्टर डील करेगा? चैप्टर 4। एंड फाइनली वी हैव दीज वेजेस, वेलफेयर एंड अदर फैसिलिटीज़, है ना, जो भी उस वर्कमैन को दी जाती है वो। तो ये 4 चैप्टर के बारे में हमने बात की, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने कहा कि ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे कितने 5 या 5 से ज़्यादा इंटरस्टेट वर्कर काम करते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर के केस में भी दिस नंबर इज सेम, दैट इज़ 5 और मोर देन 5 वर्कर्स, राइट। ये आपको फैक्ट याद रखना है। देन इसके अलावा हमने देखा कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में सब कॉन्ट्रैक्टर भी इंक्लूड होते हैं। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री क्या होती है, और पेमेंट ऑफ वेजेस, इसमें जो वेजेस की डेफिनेशन है वो कौन से एक्ट से आपको देखनी है? दैट इज़ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936 से आपको ये चीज़ जो है वो देखनी है, राइट। और इसके अलावा आपको, अभी तक हमने ये चीज़ें करी, राइट। अब आगे चलते हैं। हाँ, वर्कमैन कौन होता है? तो
स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, क्लरिकल, जो भी जिस भी तरह का ये काम करेगा वो सब जो है वो वर्कमैन के डेफिनेशन के अंदर आएंगे, बट डज नॉट इंक्लूड एमए वाले। मैंने पहले भी कहा था, मतलब मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में जो लोग काम करते हैं वो नहीं आएंगे, और ऐसे सुपरवाइजर कैपेसिटी में काम करने वाले जिनकी पर मंथ सैलरी कितनी है, ₹500 पर मंथ, तो वो भी जो है वो ये यहाँ नहीं आएंगे, राइट। तो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक जो मैंने कहा वो आपको समराइज, जो मैंने समरी बताई ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है। दिस इज़ अ स्लाइड दैट यू हैव टू बी रिमेंबर, राइट। अब चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा, चैप्टर 2 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स इम्प्लाइंग इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। देखो, अगर किसी को लग रहा है कि बहुत फास्ट हो रहा है, वो स्पीड स्लो कर सकता है, बट दिस स्पीड इज़ नॉर्मल, है ना। क्योंकि कई बार जो है वो आप, वैसे तो नॉर्मल जो लेक्चर्स होते हैं उनको आपको 1.5x और 2x से ही सुनना चाहिए, बट अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये फास्ट है तो आप नॉर्मल स्पीड से सुन सकते हो। अच्छा, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो सेक्शन डील करता है वो करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। ऐसे ऑफिसर्स जो कि इन एस्टेब्लिशमेंट्स को रजिस्टर करेंगे, उनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पहले अपॉइंट करेगी कि कौन इन एस्टेब्लिशमेंट्स को रजिस्टर कर सकता है, तो उन ऑफिसर्स को बोलेंगे रजिस्टरिंग ऑफिसर। इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है इसका सेक्शन, कि सेक्शन 3 डील्स विद द अपॉइंटमेंट और रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। बस आपको ये याद रख लो, बाकी रजिस्टरिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये आपको इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स, है ना। तो बोलता है कि एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है टू दी रजिस्टरिंग ऑफिसर कि आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करो, ठीक है, ओके। और इसके लिए टाइम क्या है अभी हम देखते हैं थोड़ा सा। इसको आपको 1 मंथ के अंदर, मान लो जैसे अब यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं, जैसे लेट्स यस, मान लो कि यहाँ है 1 मार्च, है ना। 1 मार्च को जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या है, एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन देता है किसको, रजिस्टरिंग ऑफिसर को, ठीक है। ही इज़ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और ही इज़ रजिस्टरिंग ऑफिसर, है ना। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, रजिस्टर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को, इस एप्लीकेशन पे रजिस्टरिंग ऑफिसर को विदिन 30 डेज, दैट मीन्स विदिन अ मंथ उसको रिप्लाई करना होगा। अब रिप्लाई में 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एक्सेप्ट कर देगा, मतलब कि वो रजिस्टर कर देगा, है ना, या उसको वो रिटर्न कर देगा, कि अगर उसको लगता है कि इसमें ये कमियां हैं तो ये रिटर्न कर देगा और बोलेगा कि इन चीज़ों को ठीक करके फिर से आप मुझे वापस दो, है ना। बट क्या हो, अगर ये 30 दिनों में रिप्लाई ना करे, अगर ये 30 दिनों में रिप्लाई ना करे, तो फिर से जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ये फिर से जो है, अगर मान लो एक्सेप्ट भी नहीं करता है और रिटर्न भी नहीं करता है विदिन 30 डेज, तो फिर से ये जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ये इसको एप्लीकेशन भेजेगा विदिन, तो जिस भी दिन इसने एप्लीकेशन भेजी फिर से, है ना, दैट मीन्स कि वैसे तो कायदे से इसको 31 मार्च तक उसको एप्लीकेशन वापस इसका आंसर करना है, या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो या इसको रिटर्न करो, है ना। बट अगर 31 मार्च तक वो इसको रिप्लाई नहीं करता है रिटर्निंग ऑफिसर, तो अगेन एम्प्लॉयर एप्लीकेशन देगा और फिर से इस रिटर्निंग ऑफिसर को विदिन 15 डेज, सॉरी इक्वल टू विदिन 15 डेज इसको रिप्लाई करना होगा और इसको इस इशू सर्टिफिकेट करना होगा रजिस्ट्रेशन का, है ना, जो भी इसका डिसीजन रहेगा। और इसके बावजूद भी अगर 15 डेज़ के बाद अगर ये नहीं इसको रिटर्न करता है तो ये माना जाएगा कि ये जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट है, तो एम्प्लॉयर दैट मीन्स कि फिर हायर कर सकता है वर्कफोर्स को या वर्कर्स को फॉर इंटरस्टेट वर्क। तो मतलब इसके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो कहानी क्या है पूरी, कि जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो एप्लीकेशन देगा रिटर्निंग ऑफिसर को, रिटर्निंग ऑफिसर को उस एप्लीकेशन को विदिन अ मंथ या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या रिटर्न करना है उसको, ठीक है। अगर नहीं करता है तो फिर से एम्प्लॉयर उस एप्लीकेशन को दे सकता है और उसके विदिन 15 डेज जो है वो उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट अगेन रिटर्न करना है। अगर फिर भी नहीं करता है तो जो ये जो एम्प्लॉयर है ये मान लेता है कि मेरी जो एस्टेब्लिशमेंट है ये रजिस्टर है और ये जो है वो वर्कफोर्स को हायर कर सकता है किसी भी अदर स्टेट में काम करने के लिए, है ना। तो दैट मीन्स कि उसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि इट इज़ ऑन द फॉल्ट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, समझ गए। तो ये 2 दिन आपको बहुत 2 तरीके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 30 डेज़ और एक 15 डेज़। तो यही यहाँ पे कहानी लिखी है कि विद इन अ मंथ आफ्टर द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन या तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर अगर नहीं है कंप्लीट तो आप रिटर्न कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं करता है, देन विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अगर फिर से भेजेगा तो उसको जो है वो उसको एक्सेप्ट करना होगा। दिस इज़ द कंडीशन है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा, है ना। अच्छा, अगर मान लो रजिस्टर कर दिया तो उस केस में रिवोकेशन भी हो सकता है, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है अगर ये पता लगे रिटर्निंग ऑफिसर को कि आपने जो तो अगर रिटर्निंग ऑफिसर को ये लगता है कि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन से या किसी फैक्ट को छुपाया है ना, तो जिस वजह से जो है वो आपने, तो इस वजह से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर, ओके। बट उससे पहले जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बाय द रिटर्निंग ऑफिसर रिवोक करने से पहले, प्लस रिवोक करने के लिए प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लाइक मैंडेटरी है। ये आपको यहाँ से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखना है। तो वहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको दोनों स्टेटमेंट को टिक करना है। पहली चीज़ अपॉर्चुनिटी भी देनी है उस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अपनी बात कहने की, दूसरी चीज़ कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अप्रूवल भी ज़रूरी है इन केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट। ये दो चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा सब कहानी ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरेस्टेड वर्कमैन माइकमैन विद रजिस्ट्रेशन। देखो अभी मैंने कहा था आपको, यहाँ समझो इसको, कि इससे पहले 30 दिन, मान लो आज इसने अप्लाई किया तो 30 दिनों तक कोई भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसी भी वर्कफोर्स को हायर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है इशू करने, सर्टिफिकेट नहीं मिला है रजिस्टर करने के लिए, किसी भी वर्कफोर्स को हायर करने के लिए। बट अगर इन 30 प्लस 15 दिनों के बाद भी अगर रिटर्निंग ऑफिसर रिप्लाई नहीं करता है तो उस केस में फिर वो फ्री है, कोई लीगल एक्शंस उस पर नहीं दिया जाएगा और वो हायर कर सकता है वर्कफोर्स को। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि वैसे तो वो नहीं कर सकता, नो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल एम्प्लॉय इंटरेस्टेड वर्कमैन अनलेस कि उसको सर्टिफिकेट इशू ना हो गया हो, प्रोवाइडेड दैट कि उसकी जो केस है वो पेंडिंग है बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर दिस 30 डेज और 15 डेज के बाद भी, क्लियर, ठीक है। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर, दिस इज चैप्टर 3। हमने चैप्टर 2 की बात कर ली, अब चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं, दैट इज़ लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, है ना। तो अब चैप्टर 2 में अगर मैं आपको समराइज़ करूं कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है चैप्टर 2 क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अगेन पहले मैंने क्या कहा, सेक्शन 3 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बी रिमेंबर्ड, है ना। अच्छा, पीरियड ऑफ एप्लीकेशन जो हमने अभी पढ़ा उसमें दो पीरियड आपको याद रखना है, एक 30 डेज़ का फर्स्ट टाइम के लिए इट इज़ 30 डेज़, और दूसरे केस में और सेकेंड टाइम के लिए इट इज़ 15 डेज़। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है, क्लियर, समझ में आ गया। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि रिवोकेशन के केस में रिवोक कब किया जाएगा, जब उसको लगता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन या फैक्ट्स को छुपा के रजिस्ट्रेशन करवाई गई है, तो उसके बाद इस इशूड रजिस्ट्रेशन को या सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। बट उसके लिए क्या होगा, दो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, एक तो अपॉर्चुनिटी देनी है किसको, टू द एम्प्लॉयर, और प्लस अप्रूवल चाहिए किसका, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू बी रिमेंबर्ड फ्रॉम चैप्टर 2, क्लियर, है ना। तो इतनी अगर आपको चीज़ें याद हैं तो अब चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ, दैट इज़ लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। तो लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स में जैसे आपने कहा कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट, एज ए आप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर कर रहे हो और उसमें आप प्रोजेक्ट ले रहे हो किसी दूसरे स्टेट में और वर्कफोर्स हायर करके वहाँ पे काम करवा रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, एज ए कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर कर रहे हो, तो उसके केस में आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट के बजाय आपको मिलता है लाइसेंस, है ना। और उस लाइसेंस में हर चीज़ लिखी होती है कि आपको वर्कफोर्स को कितना वेलफेयर देना है, कितना वेजेस देनी है, कितनी वर्कफोर्स आप हायर कर सकते हो, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हो, किस किस तरह के प्रोजेक्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें उस लाइसेंस में लिखी होती है, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक, राइट। तो यही आपको चैप्टर 3 डील करता है लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इसमें भी आपको सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 8, ये 2 सेक्शन याद रख लो बस काफ़ी हैं इस एक्ट से।
एक सेक्शन 3 हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एक सेक्शन 8 हमने पढ़ा लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स कि कॉन्ट्रैक्टर्स को लाइसेंस कौन से सेक्शन में दिया जाएगा, सेक्शन 8 में। बस अगर इतना कहानी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीविंग ऑफ फॉलो अप एप्लीकेशन मस्ट द रजिस्टरिंग ऑफिसर इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ दे डिड नॉट एक्ट विद इन द इनिशियल 1 मंथ पीरियड। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, विद इन 15 डेज। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, उस लाइसेंसिंग ऑफ जो लाइसेंस दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, उसमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इंटरस्टेट वर्कमैन की, वो सब लिखी होंगी। जैसे कि उसमें रेमुनरेशन कितनी दी जाएगी, आवर्स ऑफ वर्क कितने होंगे, फिक्सेशन ऑफ वेजेस, एसेंशियल एमिनिटीज़ के दी जाएंगी, ये सब कुछ वहाँ पे मेंशन होगा। क्लियर, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कहानी याद नहीं रखनी है। हाँ, इसके लिए क्या किया जाता है, एक थोड़ा सा प्रोविज़न आप माइंड में रख लो कि इस एक्ट में जो भी लाइसेंस लिया जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्टर, उसके बदले उसको कुछ सिक्योरिटी फीस देनी होती है ना। तो कहा जाता है कि, तो क्वेश्चन आपको ये आएगा कि कोई सिक्योरिटी फीस नहीं देनी होती है, तो नहीं, इट इज़ रॉन्ग। देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर सिक्योरिटी फीस, है ना, टू ऑब्टेन अ लाइसेंस। क्लियर, तो सिक्योरिटी फीस देनी होती है। हाँ, वो जो सिक्योरिटी फीस है वो रीजनेबल होनी चाहिए, उसके कुछ रीजंस है, ग्राउंड्स है जिसके बेस के ऊपर आप वो लेनी है, वो आपको हर एक चीज़ मेंशन करनी है। ठीक है, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर को ऑब्वियसली। एंड देन वी हैव अ ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस, है ना। तो इसमें कुछ आपको खास याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। देन रिवोकेशन, सस्पेंशन और अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंसेस, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, अभी हमने पढ़ा कि हमें लाइसेंस मिल गया, कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस मिल गया, अब इसको भी रिवोक किया जा सकता है। कैसे, अगर ये रिटर्निंग ऑफिसर को लगता है कि ये जो लाइसेंस लिया गया ये मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सुप्रेशन ऑफ फैक्ट करके लिया गया, है ना, या फिर लाइसेंस लेने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस एक्ट के सेक्शंस हैं उनके साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है ना, किसी भी प्रोविज़न के साथ कॉन्ट्रावीन कर रहा है, तो इन सभी कंडीशंस में जो है वो उस लाइसेंसर के लाइसेंस को क्या कर दिया जाएगा, रिवोक किया जा सकता है, या सस्पेंड किया जा सकता है, या अमेंड भी किया जा सकता है। ये तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। रिवोक करने का मतलब है कि ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया लाइसेंस को। सस्पेंड करने का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया, इंक्वायरी होगी, अगर लगेगा कि आपने कुछ गलती नहीं की है तो फिर से आपके उस लाइसेंस को री इशू कर दिया जाएगा। और अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने कहा, कोई भी लाइसेंस मिलता है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इंप्लाइड होती हैं कि आप इतने ही वर्कर्स को हायर कर सकते हो, आप इन्हीं स्टेट में काम कर सकते हो, इसी तरह का आप काम कर सकते हो, है ना। तो ये जो कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो इसको भी अमेंड किया जा सकता है, इसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो दीज आर 3 कंडीशंस ऑफ लाइसेंसिंग, रिवोकेशन, सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट। तो ये तीनों ही चीज़ें इस एक्ट में मेंशन है। अगर आपको ये पूछ लिया गया एग्जाम में कि सिर्फ रिवोकेशन और सस्पेंशन से ही रिलेटेड प्रोविजंस है, तो ये गलत होगा। अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंस से रिलेटेड भी प्रोविजंस हैं इसमें, इस पर्टिकुलर एक्ट में। ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और चीज़, अगर इसमें रिवोक करना है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है इसमें रिवोक कर सकता है लाइसेंस को, तो इसके लिए उसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी देनी है उस कॉन्ट्रैक्टर को सुनने के लिए। इसमें कोई भी अप्रूवल ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट को रिवोक करना है जो भी रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर, उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। क्लियर, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी इसमें अपील, अगर आप रिटर्निंग ऑफिसर के डिसीजन से क्या हो, एग्रीव्ड हो, तो आप विद इन 30 डेज फ्रॉम दैट ऑर्डर आप जो है वो अपीलेट ऑफिसर के पास जो है वो अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हो। क्लियर, ठीक है। तो ये भी 30 दिन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है इस पर्टिकुलर के लिए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ना, कि लाइसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर अंडर दिस एक्ट मे बी रिवोक्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया हो, सुप्रेस किया हो आपने मटेरियल फैक्ट को, या आपने विदाउट रीजनेबल काउज, है ना, यू हैव नॉट कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ दिस एक्ट, या आपने कॉन्ट्रावीन किया है प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या आफ्टर रिसीविंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर। तो इसको छोड़ के बाकी सभी हमने अभी कंडीशंस पढ़ी। 1, 2 and 3 आर द कंडीशंस टू रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स। राइट, बस इसी तरह के आपको इजीली क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस एक्ट। हम पार्ट 2 के बारे में फिर आगे बात करेंगे। तो अगर मैं चैप्टर 3 को भी समराइज़ करूं, तो चैप्टर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा। पहली चीज़, चैप्टर 3 क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। पहला आपको क्वेश्चन बनेगा सेक्शन से। तो जिस सेक्शन हमने अभी पढ़ा था, सेक्शन 3 किसके साथ डील करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वैसे ही सेक्शन 8 किससे डील करता है, लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डील करता है। ठीक है। दूसरा जो आपको इसमें याद रखना है कि इसमें सिक्योरिटी ली जाती है, इसमें सिक्योरिटी ली जाती है। देयर इज अ प्रोविजन टू गेट अ सिक्योरिटी, है ना।
तो मतलब कि अगर आपको लाइसेंस लेना है तो इसमें इसके बदले रिटर्निंग ऑफिसर आपसे क्या ले सकता है, सिक्योरिटी ले सकता है। इसमें रिवोकेशन से रिलेटेड भी प्रोविज़न है, इसमें सस्पेंशन से रिलेटेड भी प्रोविज़न है, और इसमें अमेंडमेंट से रिलेटेड भी क्या है, प्रोविज़न है ऑफ लाइसेंस। तो तीनों से रिलेटेड प्रोविज़न है, और इसके लिए अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपील आप दायर कर सकते हो अगर आप इस रिटर्निंग ऑफिसर के रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस से एग्रीव्ड हो डिसीजन से, तो आप विद इन 30 डेज जो है वो अपील कर सकते हो। कहाँ को? एपिलेट ऑफिसर को, राइट। तो ये आपको चीज़ें जो है वो यहाँ से ध्यान में रखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम दिस पार्ट 1 है ना ऑफ दिस एक्ट। हम पार्ट 2 में इसके बाद नेक्स्ट जितना भी बचा है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।